गुड मॉर्निंग, नमस्कार। करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस समय हमारे इस चैनल पे आपके लिए सुबह के समय में एनसीईआरटी पुस्तक के संबंधित बायोलॉजी के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है वो बायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पाचन एवं उत्सर्जन तंत्र एवं इसके अलावा एक और टॉपिक है मानव श्वसन तंत्र। इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लोग उसके एक्सप्लेनेशन के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आज की टेस्ट सीरीज हम लोग शुरू करें इससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एवं साथ ही आप लाइव चैट के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको निश्चित तौर पर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पेपर के लिए संभावित हो सकते हैं आपको यहाँ जरूर मिलेंगे। ठीक है साथियों, तो आज की टेस्ट सीरीज के दो सेक्शन हैं। जो पहला सेक्शन है आपके लिए वो आप यहाँ देख सकते हैं, वो है आपका पाचन एवं उत्सर्जन तंत्र। तो यहाँ इसके हम लोग कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो ठीक है साथियों, आज की टेस्ट सीरीज को हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए कि पाचन एवं पाचन तंत्र से संबंधित असत्य कथन है। ऑप्शन ए है आपके लिए कि ग्रहण किया गया भोजन ग्लूकोज, वसीय अम्ल तथा अमीनो अम्ल के जटिल मिश्रण के रूप में होता है। बी ऑप्शन है आपके लिए कि पाचन ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों को सरल एवं घुलनशील अणुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। सी ऑप्शन है आपके लिए कि पाचन तंत्र के अंतर्गत आहार नाल तथा पाचन ग्रंथियाँ शामिल की जाती हैं। जबकि डी ऑप्शन है कि भोजन का अधिकांश पाचन एवं पचे हुए भोज्य पदार्थ का अवशोषण छोटी आंत में होता है। आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में कौन सा कथन असत्य है। देख सकते हैं आप प्रश्न को और अपने अपने आंसर जो हैं वो हमारे लाइव चैट के थ्रू कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। यहाँ आप देख सकते हैं इसके डिटेल को कि कथन ए जो है वो असत्य है, क्योंकि ग्रहण किया गया भोजन कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के बड़े एवं जटिल अणुओं के रूप में होता है, जिससे विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं एवं एंजाइमों की सहायता से ग्लूकोज, वसीय अम्ल तथा अमीनो अम्ल के छोटे एवं सरल अणुओं में परिवर्तित कर दिया जाता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो इसको देख सकते हैं आपकी पाचक एंजाइमों एवं उससे संबंधित अंगों का गलत समूह है। आपको इसमें बताना है। आपका ऑप्शन ए है टायलिन लार ग्रंथियाँ, पेप्सिन आमाशय, माल्टेज बड़ी आंत या फिर ट्रिप्सिनोजिन पित्ताशय। आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत समूह है। साथियों, हम लोग इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से हम चाहते हैं कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। आप डिटेल एक्सप्लेनेशन को अगर ध्यान देते हैं तो निश्चित तौर पे आप क्वेश्चंस के अलावा भी कई सारे फैक्ट हैं जो आपके तैयार होंगे। आपको बस करना ये है कि एक्सप्लेनेशन को ध्यान दें और इसमें जो भी आपको की पॉइंट लगता है आप उसका नोट्स साथ के साथ बनाते रहें और इस वीडियो को लाइक तथा शेयर भी कर दें, जिससे आपके और भी साथी इस चैनल से जुड़ सके। क्वेश्चन सेकंड का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। ट्रिप्सिनोजिन नामक एंजाइम अग्नाशय से स्रावित होता है। एंजाइम वस्तुतः प्रोटीन होते हैं जो जैव उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को प्रेरित करते हैं अथवा उनकी गति को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो देख सकते हैं आप कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। आपके ऑप्शन हैं जाइमेज, माल्टेज, इन्वर्टेज या फिर डायस्टेज। साथियों, आज के टेस्ट सीरीज़ का जो हमारा पहला सेक्शन है जो कि पाचन एवं उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, इसमें हम लोग 15 प्रश्नों को लेंगे। इसके अलावा जो सेकेंड सेक्शन है इसमें वो है मानव श्वसन तंत्र और इसमें हम लोग महत्वपूर्ण 9 प्रश्नों को लेंगे, क्योंकि जो इनमें संभावित हो सकते हैं हम उतने प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन थर्ड का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए जाइमेज। यहाँ ध्यान रखेंगे आप कि जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज के इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में किण्वन को प्रेरित करता है। यहाँ आप इस रासायनिक अभिक्रिया को भी दे सकते हैं कि जो ग्लूकोज है वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। ट्रिप्सिन, गैस्ट्रीन, एमाइलेज या फिर लाइपेज। आपको बताना है इसमें कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है।
क्वेश्चन जो फोर्थ है साथियों, उसका जो आंसर है वो है, आप यहाँ देख सकते हैं, उसका आंसर है ऑप्शन बी, गैस्ट्रीन। यहाँ इसके डिटेल को एक बार देख सकते हैं आप कि गैस्ट्रीन एंजाइम नहीं बल्कि हार्मोन है जो आमाशय तथा ग्रहणी से स्रावित होता है। शेष सभी विकल्प एंजाइम है। ट्रिप्सिन जो है आग्नाशय से स्रावित होता है तथा प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ता है। एमाइलेज लार ग्रंथि तथा आग्नाशय से स्रावित होता है तथा मंड को शर्करा में तोड़ता है। लाइपेज आग्नाशय से स्रावित होता है तथा खाद्य वसाओं अर्थात लिपिड्स को वसी अम्लों तथा मोनोग्लिसराइड्स में तोड़ता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपके ऑप्शन से अग्नाशय, आमाशय, थायराइड या फिर डी ऑप्शन है यकृत। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, यकृत यानी लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तथा सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी है। इसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम तथा आकार लगभग 16 सेंटीमीटर होता है। यकृत एक पाचक ग्रंथि है जिसमें पित्त रस का निर्माण होता है तथा यकृत ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया के द्वारा अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजिन में परिवर्तित कर देता है जो भविष्य के उपयोग के लिए यकृत तथा पेशियों में संचित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपके लिए कि पित्त रस का संचय किस अंग में होता है। आपके ऑप्शन है यकृत, आमाशय, पित्ताशय या फिर अग्नाशय। इस समय जो हम लोग आपके लिए ये टेस्ट सीरीज़ ला रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है, खास तौर से चूँकि ये एनसीईआरटी बेस्ड है तो इनका अपना एक स्टैंडर्ड भी होता है। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से तैयार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होते हैं आपको यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पे आपको मिलेंगे। क्वेश्चन 6 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, पित्त रस पीले हरे अथवा पीले भूरे रंग का क्षारीय तरल होते हैं। इसका निर्माण यकृत में होता है परंतु संचय पित्ताशय में होता है। जब पित्ताशय में पथरी हो जाती है तो वसायुक्त भोजन के पाचन में समस्या होती है। फिलहाल आप ध्यान रखेंगे ये पित्त रस का संचय अंग पूछा था तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, पित्ताशय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं आपके निम्नलिखित पदार्थों एवं उनके वर्गों का सही सुमेलित नहीं है। आपके ऑप्शन से पेप्सिन कार्बोहाइड्रेट, कैरोटीन विटामिन्स, केराटिन प्रोटीन या फिर टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। आपने बताना है इसमें कौन सा वर्ग सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन जो 7 है साथियों इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम है जो आमाशय में निर्मित होता है। पेप्सिन प्रोटीन को अपेक्षाकृत छोटे पॉलीपेप्टाइड तथा अमीनो अम्ल में तोड़कर उसका पाचन करता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ किस अंग में उपस्थित होती हैं। आपके ऑप्शन से छोटी आंत, अग्नाशय, बड़ी आंत या फिर यकृत। क्वेश्चन आप ध्यान से सुन लेंगे कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ किस अंग में उपस्थित होती हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन बी, अग्नाशय। यहाँ डिटेल देख लें कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ अग्नाशय में स्थित होती हैं। इन्हें अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा तथा एप्सिलॉन नामक कोशिकाएं पाई जाती हैं। अल्फ़ा कोशिकाएं ग्लूकागॉन का, बीटा कोशिकाएं इंसुलिन एवं एमाइलिन का स्राव करती हैं। इंसुलिन के अतिस्राव से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है जिसे हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है और मानव की प्रजनन एवं दृष्टि क्षमता प्रभावित होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं आपके मीठे स्वाद का अनुभव करने वाली स्वाद कलिकाएँ मनुष्य की जीभ में कहाँ उपस्थित होती हैं। आपके ऑप्शन से अग्रभाग पर, पार्श्व की ओर, पश्चिम भाग पर या फिर मध्य भाग पर। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पेपरों में पूछा गया तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बड़े ध्यान से बताएं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है साथियों इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए, अग्रभाग पर। यहाँ थोड़ा डिटेल समझ सकते हैं कि मनुष्य की जीभ के अग्रभाग पर मीठे, पार्श्व भाग पर नमकीन एवं खट्टे तथा पश्च भाग पर कड़वे स्वाद का अनुभव कराने वाली स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपके लिए कि उत्सर्जन से संबंधित असत्य कथन है।
आपके ऑप्शन से यह शरीर में निर्मित हानिकारक एवं विषाक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जैविक क्रिया है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, यूरिया, अमोनिया यूरिक अम्ल उत्सर्जी पदार्थ हैं। मनुष्य नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिक अम्ल के रूप में करते हैं। जबकि डी ऑप्शन है उत्सर्जन के आधार पर जंतुओं को अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक तथा यूरिकोटेलिक वर्गों में विभाजित किया जाता है। आपको बताना है कि दिए गए में कथनों में कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी कथन जो है वो असत्य है, जबकि शेष कथन सत्य है। यहाँ एक बार एक्सप्लेनेशन को समझ लेंगे आपके मनुष्य सहित सभी स्तनधारी तथा अधिकांश उभयचर भी नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिया के रूप में करते हैं। अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जंतुओं, मछली, केकड़ा, प्रोटोजोआ को अमोनोटेलिक तथा यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जंतुओं को यूरिकोटेलिक कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन जो सी था वो था असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है कि विक्र अस्मरी यानी पत्थरी किस रासायनिक पदार्थ से निर्मित होती है? कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट या फिर कैल्शियम सल्फेट। प्रश्न नंबर जो 11 है, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्जेलेट। ध्यान रखेंगे मानव वृक्क में बनने वाली पत्थरी मुख्यतः कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टलों का एकत्रण है, जिसमें मूत्र के निष्कासन में रुकावट आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं हम कि एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा है लगभग 1.5 लीटर, लगभग 3 लीटर, लगभग 4 लीटर या फिर लगभग 6 लीटर। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए लगभग 1.5 लीटर। यहाँ आप ध्यान दे सकते हैं एक्सप्लेनेशन पे कि एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य एक दिन में लगभग 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। मूत्र हल्का पीला, पारदर्शी, गंधयुक्त तथा अम्लीय व जलीय द्रव है, जिसका औसत पीएच मान 6.0 होता है। मूत्र में मुख्यतः जल 95%, यूरिया 2%, प्रोटीन, वसा, शर्करा व अन्य कोलाइड्स 1.3%, यूरिक अम्ल 0.03%, कैल्शियम 0.015% आदि उपस्थित होते हैं। तो यहाँ उम्मीद है कि आप इसके एक्सप्लेनेशन से इसके बारे में आप सारी चीज़ें समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर जो 13 है कि मनुष्य शरीर में यानी मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस, हेमोलिसिस, ऑस्मोसिस या फिर पैरालिसिस। आप सभी स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप ज़रूर इसको लाइक कर दें और इसके साथ साथ इसे शेयर भी करते रहें, जिससे ये वीडियो या फिर इसकी जो जानकारी है वो आप ही के जैसे और सारे स्टूडेंट्स को भी मिल सके। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है साथियों वो है आपका ऑप्शन ए डायलिसिस। ध्यान रखेंगे मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को अपोहन अथवा डायलिसिस कहते हैं। मानव शरीर में एक जोड़ी वृक्क होते हैं जो रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। यह रक्त में उपस्थित फास्फेट व नाइट्रोजन यौगिक यूरिया तथा यूरिक अम्ल को अलग करता है तथा रक्त के परासरणी दबाव को नियमित करता है। जब कभी वृक्क रक्त को शुद्ध नहीं कर पाता तो कृत्रिम अपोहक का भी प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं आपके एल्कोहल के निराविशन के लिए उत्तरदायी अंग है। आपके ऑप्शन से यकृत, हृदय। साथियों आज की टेस्ट सीरीज के पहले पार्ट पे 15 क्वेश्चंस को हम लोग लेंगे, जबकि सेकंड में 9 प्रश्नों को लेंगे। तो पहले सेक्शन का ये जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि अल्कोहल के निराविशन में के लिए उत्तरदायी अंग कौन सा है, तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए यकृत। यकृत एक महत्वपूर्ण कार्य निराविशन है। यह रक्त में उपस्थित अमोनिया, उपापचयी अपशिष्टों, औषधियों, अल्कोहल तथा रसायनों को अलग कर देता है ताकि वे शरीर के बाहर उत्सर्जित किए जा सकें।
क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं आपके अंग तथा उनके उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों का गलत समूह है। आपको इसमें से गलत समूह बताना है। आपके ऑप्शन है, फर्स्ट है वृक्क यूरिया एवं जल का उत्सर्जन, फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड व जल वाष्प का उत्सर्जन, यकृत सीबम व अमीनो अम्ल का उत्सर्जन, श्वेत ग्रंथियां लवण व लैक्टिक अम्ल का उत्सर्जन। आपको बताना है कि दिए गए सुमेलित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है या फिर असत्य है। क्वेश्चन नंबर जो 15 है साथियों, इसका जो आंसर है वह है आपके लिए ऑप्शन सी। देख सकते हैं कि शरीर के उत्सर्जन तंत्र में यकृत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यकृत कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन व बिलिरुबिन नामक पित्त वर्णों का उत्सर्जन करता है। ये पदार्थ पित्त एवं आंतों से होते हुए मल के साथ बाहर उत्सर्जित हो जाता है। तो ये जो है इसमें एक सही समूह नहीं था। तो साथियों ये तो आज की टेस्ट सीरीज का जो पहला सेक्शन था, जिससे हम लोग अभी इसके महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को हल किए। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इसके दूसरे सेक्शन की तरफ। दूसरा सेक्शन जो है आपका वो देख सकते हैं, वो जो टॉपिक है वो है श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आज से हमारी कोचिंग क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट होने जा रही हैं, जिसमें जो प्रॉपर वे में क्लासेस हैं वो कल से होंगी। लेकिन जो भी स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, आज हमारे ऑफिस यानी कोचिंग के ऑफिस पे आके संपर्क कर सकते हैं। ऑफिस जो है सुबह के 8 बजे से लेकर 12 बजे तक खुला रहेगा। तो आज आप सभी आके अपना नाम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हम यहाँ पे जो कुछ नए बैचेज स्टार्ट होने जा रहे हैं उनके बारे में भी मैं आपको इस इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि यूपीएसआई के लिए एक हम लोग नया बैच जो है वो इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ बिहार एसआई के लिए भी। इसके अलावा ये जो बैच होंगे ये बस 30 बच्चों के बैच होंगे, क्योंकि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे बैच बनाया जा रहे हैं, जिसमें आपकी तैयारी भी सुचारू रूप से चल सके। इसके साथ साथ हम लोग कल से ही आप देखेंगे कि सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड की क्लास 6 से लेकर 12th तक के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए हम लोग क्लासेस प्रॉपर वे में शुरू करने जा रहे हैं, और एक हमारी नई टीम के साथ इन पूरी क्लासेस को कवर किया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो ज़रूर कोचिंग सेंटर पे आके संपर्क करेंगे। ठीक है साथियों, तो आज का जो मानव श्वसन तंत्र है इसके प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए है कि श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? अपचायक क्रिया, ऑक्सीकरण क्रिया, जल अपघटक क्रिया या फिर अमोनीकरण? आपको बताना है कि श्वसन किस प्रकार की क्रिया है। ये एक महत्वपूर्ण तंत्र है, जो श्वसन तंत्र है ये एक महत्वपूर्ण तंत्र है, और यहाँ से भी प्रश्न निश्चित तौर पे आपको परीक्षाओं में मिलेंगे। क्वेश्चन 1 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। श्वसन एक ऑक्सीकरण क्रिया है जिसमें जीवधारियों द्वारा वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करके पोषक पदार्थों का विघटन किया जाता है। यह प्रक्रिया भोजन का ऑक्सीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, जल का निर्माण होता है तथा एटीपी के रूप में ऊर्जा का संचय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपके लिए कि निम्न में से अनॉक्सी श्वसन तथा ऑक्सी श्वसन का अंतर नहीं है। आपके विकल्प है ऑप्शन ए है अनॉक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जबकि ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। बी ऑप्शन है कि अनॉक्सी श्वसन पूर्णतः कोशिका द्रव्य में, जबकि ऑक्सी श्वसन कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। तीसरा ऑप्शन है आपके लिए कि अनॉक्सी श्वसन जंतुओं एवं पादपों में, जबकि ऑक्सी श्वसन यीस्ट एवं परजीवियों में होता है। और डी ऑप्शन है कि अनॉक्सी श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से 4 एटीपी अणुओं का, जबकि ऑक्सी श्वसन में 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। अब इन चारों विकल्पों को देख सकते हैं और प्रश्नों को इसके बाद अपने अपने आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चन जो 2 है इसका जो आंसर है साथियों वो है आपका ऑप्शन सी। यहाँ ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए, बी तथा डी सत्य है, परंतु कथन सी जो है वो असत्य है। अनॉक्सी श्वसन यीस्ट अवायवीय जीवाणुओं, आंतों में पाए जाने वाले परजीवियों, जलीय पादपों के जड़ों आदि में होता है, जबकि ऑक्सी श्वसन जंतुओं एवं पादपों में होता है। उम्मीद है आप इसे समझ पाए होंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं आप कि नवजात शिशुओं में श्वसन की दर कितनी होती है? 30 से 60 बार प्रति मिनट, 12 से 15 बार प्रति मिनट, 20 से 25 बार प्रति मिनट, या फिर 70 से 75 बार प्रति मिनट?
आपने बताना है कि नवजात शिशुओं में श्वसन की दर कितनी होती है। आज का जो दूसरा टॉपिक हम लोग श्वसन तंत्र कर रहे हैं, इसमें साथियों 9 प्रश्नों को हम लोग केवल हल करेंगे और यही संभावित प्रश्न हो सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। नवजात शिशुओं में श्वसन की दर 30 से 60 बार प्रति मिनट होती है, परंतु आयु बढ़ने के साथ साथ इस दर में कमी आती है। एक सामान्य वयस्क मनुष्य का श्वसन दर 12 से 16 बार प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं आपके निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। आपके ऑप्शंस है एडीपी एटीपी में, एटीपी एडीपी में, या फिर सी ऑप्शन है एएमपी एडीपी में, तथा डी ऑप्शन है एडीपी एएमपी में। आप विकल्पों को देख सकते हैं, क्वेश्चंस को देखें, फिर अपने अपने आंसर लाइव चैट में कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसका जो आंसर है वो है आपके लिए ऑप्शन बी। यहाँ ध्यान रखेंगे आपकी श्वसन क्रिया के परिणाम स्वरूप एटीपी के रूप में ऊर्जा संचय होता है। जल अपघटन के द्वारा एटीपी के अणु एडीपी तथा अकार्बनिक फास्फेट में टूट जाते हैं और ऊर्जा मुक्त होती है। यही ऊर्जा मानव शरीर की कोशिकीय एवं उपापचयी क्रियाओं में प्रयोग की जाती है। तो अतः क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसका जो आंसर है वो एटीपी किस में टूटता है, एडीपी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो उसे आप देख सकते हैं, श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीथिंग की क्रिया में किस घटक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। आपके ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या फिर डी ऑप्शन है जल वाष्प। क्वेश्चन जो 5 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी नाइट्रोजन। आप देख सकते हैं यहाँ इसके डिटेल को कि श्वासोच्छ्वास की क्रिया निम्नलिखित 2 चरणों में पूर्ण होती है। निःश्वसन यानी जो इंस्पिरेशन होता है, देख सकते हैं कि वातावरण की वायु श्वसन मार्ग से फेफड़ों में पहुँचना। ग्रहण की गई इस वायु में नाइट्रोजन 79%, ऑक्सीजन 21% तथा कार्बन 0.03% होती है। जबकि उच्छ्वसन यानी एक्सपिरेशन जो होता है, शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु का वातावरण में मुक्त होना। शरीर से निष्कासित इस वायु में नाइट्रोजन 79%, ऑक्सीजन 17% तथा कार्बन 4% होती है। स्पष्ट है कि श्वासोच्छ्वास की क्रिया में नाइट्रोजन की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। आपसे पूछा था क्या अपरिवर्तित रहता है, तो वह है आपका नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है। आपके ऑप्शन है शरीर की पाचन क्रिया, यकृत की क्षमता, किडनी की कार्यशीलता, या फिर रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता। क्वेश्चन नंबर जो 6 है साथियों, इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी, रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता। आप देख सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के संपर्क में आने पर रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है, जो रक्त की ऑक्सीजन परिवहन करने की क्षमता को कम कर देता है। परिणामतः शरीर के अंगों तथा ऑक्सीजन की कम आपूर्ति होती है और मनुष्य की सांस फूलने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए कि रक्त एवं उत्तक द्रव्य के मध्य गैसीय विनिमय क्या कहलाता है। गैसीय श्वसन, अंतः श्वसन, अनॉक्सी श्वसन, या फिर ऑक्सी श्वसन। क्वेश्चन नंबर जो 7 है साथियों, इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी, अंतः श्वसन। आप देख सकते हैं कि वातावरण से ग्रहण की गई ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से उत्तकों तक पहुंचाई जाती है तथा उत्तकों से उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के माध्यम से फेफड़ों तक भेजी जाती है। यह गैसीय विनिमय अंतः श्वसन तथा अथवा कोशिकीय श्वसन कहलाता है। तो क्वेश्चन 7 का जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन 8 नंबर देख सकते हैं, ये सेकेंड पार्ट के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। आपके ऑप्शन है ग्लाइकोसिस, क्रेब्स चक्र, निःश्वसन, या फिर इलेक्ट्रॉन परिवहन। साइंस के जितने भी बेहतरीन प्रश्न हो सकते हैं, जो भी परीक्षाओं में आप देखेंगे रिपीट होते हैं, उन सभी प्रश्नों का जो कलेक्शन है उसे हम लोग इस एनसीईआरटी पुस्तक के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। आप हमारे साथ हर दिन ऐसे ही टेस्ट सीरीज़ में बने रहें तो आपकी तैयारी और आप खुद को भी टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी स्थिति कितनी बेहतर है और आपको कितनी
इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन 8 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, निःश्वसन। देख सकते हैं आप कि ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र तथा इलेक्ट्रॉन परिवहन कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया के 3 चरण हैं। इन तीनों चरणों में कुल 38 ATP अणु ऊर्जा का उत्पादन होता है। निःश्वसन की क्रिया बाह्य श्वसन से संबंधित है। अतः इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था आपका ऑप्शन सी। आज की टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 9th क्वेश्चन है आपके लिए कि निःश्वसन तथा उच्च श्वसन के समय पसलियों की भूमिका के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं, निःश्वसन के समय पसलियां ऊपर एवं बाहर की ओर खिंच जाती हैं। बी ऑप्शन है पसलियां स्थिर रहती हैं। सी ऑप्शन है उच्च श्वसन के समय पसलियां नीचे एवं अंदर की ओर आ जाती हैं। जबकि डी ऑप्शन है पसलियों की स्थिति में परिवर्तन से वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता एवं घटता है। आज की जो टेस्ट सीरीज थी, जो 2 तंत्र हम लोगों ने इसमें सॉल्व किए, उसमें से जो लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज का और इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का वो है आपका ऑप्शन बी। निःश्वसन के समय पसलियां ऊपर तथा बाहर की ओर खिंच जाती हैं, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। इसके विपरीत उच्च श्वसन के समय पसलियां नीचे एवं अंदर की ओर आ जाती है, परिणामतः वक्ष गुहा का आयतन घट जाता है और फेफड़ों की वायु शरीर के बाहर निकल जाती है। तो साथियों, आज की टेस्ट सीरीज़ के जो महत्वपूर्ण हमने 12-15 क्वेश्चन पहले और 9 क्वेश्चन बाद में जो सॉल्व किए हैं, निश्चित तौर पे आपको यहाँ से कई सारे नए प्रश्न मिले होंगे और उनके एक्सप्लेनेशन से आपको बेहतर समझ भी डेवलप हुई होगी। तो लास्ट में चलने से पहले हम ये चाहेंगे कि आपको अगर हमारा ये वीडियो, हमारा ये प्रयास आपको पसंद आया हो तो ज़रूर हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ इसे शेयर भी करते रहें। और जितने नए स्टूडेंट हमारे इस चैनल से जुड़े हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे हर आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ हमने कहा कि जिन नए स्टूडेंट्स को कोचिंग में नए बैच में क्लास करनी है वो हमारे इस ऑफिस कॉन्टेक्ट नंबर या फिर ये व्हाट्सएप नंबर जो आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा है, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और कल से क्लासेस प्रॉपर वे में शुरू हो रही हैं, तो आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट डे नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ, उनके एक्सप्लेनेशन के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।